माँ, आजादी के दिन की छुट्टी की वजह से आज हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई। मैं घर पर कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ। अब मैं खेलने जा रही हूँ माँ। जब मैंने अपनी बेटी की बातें सुनी तो मुझे एक घटना याद आ गई, जब मैंने अनजाने में बचपन में अपने पिता से यही बात कह दी थी। मुझे आज भी वो मुस्कान याद है जो उस दिन मेरी बातें सुनकर मेरे पिता के चेहरे पर गायब हो गई थी। उस दिन जो घटना हुई वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं अपनी बेटी को इसके बारे में बताना चाहती हूँ। भारती, इधर आओ। रम्मा, मैं तुम्हें तुम्हारी नाना जी की कहानी सुनाती हूँ। माँ, क्या नाना जी की भी कोई कहानी है? हाँ बेटा, तुम्हारे नाना जी एक आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए। फिर भी कोई उनके बारे में नहीं जानता। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो तुम्हारे नाना जी की जिंदगी में ठीक ऐसे ही एक स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हुआ था। ध्यान से सुनो। उस दिन तुम्हारे नाना जी और मैं बाजार जा रहे थे। बस का इंतजार करते समय हमने कॉलेज के दो लड़कों को ये कहते हुए सुना, आज स्वतंत्रता दिवस है और छुट्टी है। पास ही एक नई फिल्म लगी है, चलो उसे देखने चलते हैं और मजा करते हैं। मैंने देखा कि जब मेरे पिता ने ये शब्द सुने तो उनके चेहरे की मुस्कान फिर से गायब हो गई। सब्जी खरीदकर लौटते समय सड़क पर कई युवा अपनी बाइक पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर, हॉर्न बजाकर, सड़क के बीच में डरावने स्टंट करके और पटाखे फोड़कर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। उस सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ था। बाइक स्टंट कर रहे 3 युवकों ने एक बच्चे को टक्कर मारी और भाग गए। हम जो पास में ही थे दौड़कर बच्चे के पास गए और उसे जगाया। जब हमने उसकी मदद की तो तुम्हारे नाना जी का हाथ बच्चे के खून से रंग गया। वे तुरंत उस लड़के को अस्पताल ले गए। इस बाइक रैली की भीड़ में मेरे पिता ने गिरे हुए राष्ट्रीय ध्वज को उठा लिया। मेरे पिता कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और अपने खून से सने हाथ में पकड़े झंडे को देखते रहे। मैंने अपने लकवाग्रस्त पिता को हाथों से पकड़ा और वे चलने लगे। मैंने देखा कि चलते समय मेरे पिता के मन में कई विचार चल रहे थे। जब मेरे पिता चल रहे थे तो उन्होंने उन 3 नौजवानों को देखा जिन्होंने एक्सीडेंट किया था। एक चाय की दुकान के पास चाय पी रहे थे। तुम्हारे नाना जी उनके पास गए, अपने कंधों से शॉल हटाया, उन्हें अपने दोनों हाथ दिखाए और बोलने लगे, मुझे आपसे बात करनी है, कृपया मुझे इजाजत दें। ये देखकर कि तुम्हारे नाना जी का एक हाथ गायब था और दूसरा हाथ खून से लथपथ था और उनके हाथ में झंडा था, उन नौजवानों ने हैरानी से तुम्हारे नाना जी को देखा और वैसे ही वहीं खड़े हो गए। उनसे बात करते हुए तुम्हारे नाना जी ने कहा, देखो बच्चों, जब मैं ठीक तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी देश के लिए रैलियां निकाली थी। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारी रैलियां आज की तुम्हारी रैलियों से कितनी अलग थी। उन्होंने अपनी कहानी ये कहकर शुरू की। उन दिनों पूरे देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। सभी युवाओं ने भारत की आजादी के लिए आंदोलनों का रास्ता अपनाया। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे वंदे मातरम गीत में वंदे मातरम शब्द एक आंदोलन बन गया। देश में कई भाषाओं, क्षेत्रों और झगड़ों के बावजूद इस वंदे मातरम शब्द को पूरे देश ने स्वीकार किया और ये एक बड़ा आंदोलन बन गया और वंदे मातरम आंदोलन शुरू हुआ। वंदे मातरम आंदोलन, जो कलकत्ता में कहीं एक छोटी सी लॉ के रूप में शुरू हुआ था, देश के लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया और एक बड़ी लॉ के रूप में प्रज्वलित हुआ। ये देश की उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन गया जो तब तक गुलामी के अंधेरे में थे। ब्रिटिश सरकार उस लॉ की रोशनी के सामने टिक नहीं सकी। उस आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलन के नेता ने कहा, देखो नौजवानों, मैं अपनी उम्र की वजह से इस आंदोलन को आगे नेतृत्व नहीं कर सकता, इसलिए हमें आप में से एक नौजवान की जरूरत है जो इस राष्ट्रीय ध्वज को थामे और आगे से आंदोलन को नेतृत्व करे। बहुत से लोग आगे आए, लेकिन हमारे आंदोलन के नेता ने एक शर्त रखी,
जो कोई भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज थामे और इस रैली का आगे से नेतृत्व करेगा, उसका सामना ब्रिटिश पुलिस से होगा। उस समय भले ही वे हमें पीटें, जेल में डाल दें और मौत भी हो जाए, हमें बहादुरी से खड़े रहना होगा और इस राष्ट्रीय ध्वज को नीचे नहीं फेंकना होगा। क्योंकि हमारा आंदोलन अहिंसक है, इसलिए आपको ब्रिटिश पुलिस पर पलटवार नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने वो शर्त रखी तो सभी नौजवान पीछे हट गए और सोचने लगे, लेकिन मैं बहादुरी से झंडा थामने के लिए आगे आया। रैली शुरू हुई और पुलिस ने उनका सामना किया। जैसे ही उन्होंने हवा में गोली चलाई, सभी नौजवान अपनी जान के डर से भाग गए, लेकिन मैं बहादुरी से ब्रिटिश पुलिस के सामने खड़ा रहा। ब्रिटिश लोगों ने मुझे धमकी दी कि मैं झंडा नीचे फेंक दूं और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। एक समय तो ऐसा आया कि मैं उनके मार झेल नहीं पाया और झंडा नीचे फेंकने के बजाय जमीन पर बैठ गया। लेकिन उन्होंने मुझे झंडा नीचे फेंकने के लिए बार-बार डंडों से मेरे हाथ पर मारना शुरू कर दिया। गंभीर चोटों से मेरे पूरे शरीर से खून बहने लगा। दूसरे कार्यकर्ता जो दूर से मेरी हालत देख रहे थे, गुस्से में आ गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और ब्रिटिश पुलिस वहां से भाग गई। मुझे गंभीर चोटें लगने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पैसे की तंगी की वजह से हॉस्पिटल में मेरे घावों में इन्फेक्शन हो गया और मेरा हाथ काटना पड़ा। जिस पल मैंने पहली बार अपना खराब हाथ देखा, मैं बहुत दुखी हुआ। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मेरे हालात टूटे पंख वाले पक्षी की तरह बदल गए। अचानक अपाहिज हो जाने के बाद मैं जहां भी देखता, अपने हाथ की यादें मुझे परेशान करती। मैं जिसको अपने हाथों के सहारे जीना पड़ रहा था, अब हर दिन इस दुख में बिताने लगा कि मैं इस एक हाथ से अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा और आजादी की लड़ाई के अपने सपनों को कैसे पूरा करूंगा। खाई में चला गया जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। आखिरकार मेरे मन की तकलीफ से बहते आंसुओं की धार एक गहरे समंदर में बदल गई और मेरे अंदर भर गया। मैं उस समंदर की गहराई में डूबने लगा। मैं अंधेरे की एक ऐसी खाई में चला गया जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। मेरे विचार जो उस अंधेरे सागर में डूबे हुए थे, उन्होंने अंधेरा दूर कर दिया और भारत माता मेरे मन में चमक उठी और मेरे चारों ओर का अंधेरा दूर कर दिया। मेरे प्रिया पुत्र, तुम नहीं जानते कि एक माँ होने के नाते तुम्हारी हालत देखकर मुझे कितना दुख होता है। लेकिन इस मौके पर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। सुनो, हर पीढ़ी को जो सुख और आराम मिलता है, वो उनके पीछे की पीढ़ियों के त्याग का नतीजा होता है। उनके पीछे की पीढ़ियों ने जो सेवा की बीज बोए हैं, वही आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। कोई भी इतिहास उन आम लोगों को नहीं पहचानता जो उनके पीछे हैं। वे समय के गर्भ में खो जाएंगे। ये सब समय के चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम भी अपनी मुश्किलों को पार करो और अपनी कर्तव्य निभाओ। आने वाली पीढ़ियों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुख हुआ, जो बेबस खड़ी होकर देख रही थी। अगर मैं आज अपने मतलब के लिए इस आंदोलन से हट भी जाऊं, तो मेरी तकलीफ आने वाली पीढ़ियों के साथ होने वाले धोखे के सामने बहुत छोटी होगी। मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और इस अंधेरे से रोशनी की एक किरण बनने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देने का फैसला किया। और उस रोशनी में मैंने अपने आसपास के उन लोगों को रोशनी देना शुरू किया जो इतने दबाव में जल रहे थे कि मैं अपने देश की आज़ादी देखना चाहता था। मैंने अपनी बची हुई मुट्ठी भींची और वंदे मातरम का आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। इस बार अपनी विकलांगता के बावजूद मेरे आसपास के सभी लोग मेरी हिम्मत देखकर प्रेरित हुए और मेरे पीछे चलने लगे। लोगों का ये धारा जो एक एक करके शुरू हुआ, एक समूह में बदल गया और हमने बहुत मजबूत ब्रिटिश समूह के मदगज को धागों से बांधना शुरू कर दिया। पहले तो वो हाथी जो ये छोटी सोच रखता था कि वे सिर्फ धागे हैं, आखिरकार हमारी आजाद मर्जी की जंजीरों के आगे सरेंडर करना पड़ा। आखिरकार उस दिन जिसका पूरे देश को इंतजार था, आधी रात को आजादी की रोशनी ने भारत की जमीन को छुआ। लाल किले पर आजादी से लहराते राष्ट्रीय झंडे से आ रही आजादी की हवाओं ने उस भीड़ में कई लोगों के शरीर को छूकर आजादी की लड़ाई के जख्मों को आराम दिया। और कितने ही अनजान आजादी के आम सिपाही इस आजादी से लहराते राष्ट्रीय झंडे को देखे बिना ही समय की गहराइयों में खो गए।
उस दिन की भावनाओं के बीच मैं अपनी आंखों से बहते आंसुओं को और मेरा एक हाथ नहीं है ये बात भूल गया और खुशी से ताली बजाई। जब पूरा देश खुशी और उत्सव मना रहा था, मेरी भारत माता के आंसू बह रहे थे। कितने आम बच्चों को उनकी आजादी और उनके सम्मान के लिए फांसी पर लटकना पड़ा, कितनों को जेलों में यातनाग्रस्त किया गया, कितनी माँओं ने अपने बच्चों को खोया, कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को खोया और उनके परिवार बर्बाद हो गए। भारत माता के आंसू सिर्फ वही माएँ जान सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जो वीरांगना थीं, जिन्होंने ऐसे अनमोल रत्नों को खो दिया। हम जिन्होंने आजादी की लड़ाई में विदेशी सामान का बॉयकॉट किया था और अपने देश में इंडस्ट्रीज की सहायता में खड़े थे, आज आपके उन युवाओं को देखकर हैरान हैं जो सिर्फ विदेशी सामान पहनने को ही बड़ाई समझते हैं। अगर आप, जिन्हें देश के लिए डर और भक्ति होनी चाहिए और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर ऐसी रैलियों में हिस्सा लेते हैं और वंदे मातरम की भावना को भूल जाते हैं, तो ऐसी ही पीढ़ियों ने हमें सारे अत्याचार और जुल्म सहे हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी आज कुछ युवाओं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अंग्रेजों की चोटों से ज्यादा तकलीफ झेल रही है। भले ही मेरे दोनों हाथ ना हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसा बर्ताव करें जिससे देश की इज्जत बढ़े। मुझे नहीं लगता कि उस दिन तुम्हारे नाना जी ने उन नौजवानों से जो कहा उन्होंने ध्यान से सुना होगा, लेकिन उनके साथ चाय बेचने वाले एक नौजवान ने ये सारी बातें सुनी और उनके बारे में सोचते हुए वापस मुड़ा। सड़क के बीच में उसने जमीन पर एक छोटा सा राष्ट्रीय पताका देखा। उसे तुम्हारे नाना जी की कही सारी बातें याद थीं और उसने बड़ी सम्मान के साथ वो राष्ट्रीय पताका उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने तुम्हारे नाना जी की कही वंदे मातरम आंदोलन की भावना को भी अपने दिल में उतार लिया। वो नौजवान चाय बेचने वाला एक पढ़ा लिखा वकील बन गया और अपने वकालत के पेशे से जितना हो सके देश के लोगों को कानूनी सेवाएं देकर अपने पेशे में अच्छा नाम कमाया। उसने अपने पेशे और देश के लिए बहुत लगन से काम किया और अपनी कानूनी कमाई से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। आखिर में उस नौजवान चाय बेचने वाले ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी से शादी कर ली और तुम्हारे पिता बन गए। वो जो कर रहा है उससे खुश है, अपने परिवार का सही तरीके से गुजारा कर रहा है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। प्रेरणा देने वाला वंदे मातरम आंदोलन, जहां 1 करोड़ में से एक ऐसा आदर्श परिवार होता है, इन परिवारों के जीवन में बिना रुके रोशनी की तरह चमकता रहेगा।